बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशन कि बेसिकली डेप्रिसिएशन है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कैसे करनी है। इससे पहले हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसेट्स को डिस्कस किया था। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट अपने किसी भी नॉन करंट एसेट्स को इनिशियली उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉग्नाइज कर देते हैं, तो अब उसकी कॉस्ट ने ही डेप्रिशिएट होना है। इस वजह से स्टार्ट में ही हम लोग ने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। पहले हमने ये देखा था कि डेप्रिशिएट करना किसको है। जब हमें ये पता चल गया है कि डेप्रिशिएट किसको करना है, अब हम लोग देखेंगे कि डेप्रिशिएट किस तरह से जाके करते हैं। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली हमारे पास होती है सिस्टमैटिक एलोकेशन of depreciable amount of an asset over its useful life। ये depreciation की definition। Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life। अब यहां पर अगर बात करें, मैं आपको बेसिकली, आपने मुझसे पूछा सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन, और मैंने आपको ये सारी डेफिनेशन बता दी। मैंने कहा डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। आपने कहा ये क्या बात हुई, एक चीज पूछी थी, तीन नई चीजें बता दी, हमें तो वो भी नहीं पता। कैसा डेप्रिसिएशन में अब ना आपको ये पता है कि बेसिकली सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या है, ना आपको ये पता है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है, और ना आपको ये पता है कि यूजफुल लाइफ क्या है। आपने कहा सर एक चीज पूछी थी, तीन नई चीजें बता दी। तो अब उस एक चीज को डिफाइन करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या है। बेसिकली सिस्टमैटिक एलोकेशन होती है डेप्रिसिएशन के मेथड्स, कि हम लोगों ने जब अपने नॉन करंट एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है, एक एक्सपेंस चार्ज करना है, तो हम लोगों ने एक मेथड को फॉलो करना है। और ये जो सिस्टमैटिक एलोकेशन है, इसमें बेसिकली डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस के मेथड शामिल हैं, जो कि हमारे पास चार मेथड्स हैं, और वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आउटपुट मेथड एंड सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ये चार मेथड्स हैं जो हमारी सिस्टमैटिक एलोकेशन को जाकर डिफाइन करेंगे, कि आप लोगों ने एक सिस्टम को चूज करना है इन चारों में से, और उस सिस्टम के मुताबिक आप लोगों ने हर साल एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चार्ज करना है। आपको यह बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, एंड पे उसने लिखा यूजफुल लाइफ, कि भाई डेप्रिसिएशन कब तक हम लोगों ने चार्ज करनी है। तो जितनी उस एसिड की लाइफ होगी आपने उतने अरसे के लिए करनी है। जैसे इंसान की लाइफ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता चलना, कि कौन कब तक जिंदा है कुछ नहीं पता चलता, लेकिन एक एसिड के बारे में आइडिया होता है। देखिए भाई, एक्सीडेंट होने को तो कल भी हो सकता है, गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जानी है, लेकिन हमेशा बी पॉजिटिव, कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से रन करें, तो ये एक व्हीकल हमारे पास कितने अरसे के लिए रहेगी। हमने ना उसकी टोटल यूजफुल लाइफ नहीं देखनी, कि इस गाड़ी ने इन टोटल 20 साल चल जाना है, क्योंकि आज भी अगर आप लोग देखो, आपको 2000 के मॉडल अभी भी गाड़ियों के नजर आएंगे, लेकिन क्या आप रखना पसंद करोगे? नहीं। इवन अच्छा, आज मैं आपको एक गाड़ी परचेज करके दूं, आप उसको मैक्सिमम कितने साल तक अपने इस्तेमाल में रखोगे? मैक्सिमम कितने साल तक रखोगे? 5 साल तक, 7 साल तक, 10 साल तक। हर किसी की अपनी जजमेंट, हर किसी की अपनी एस्टिमेशन। हर कंपनी ने एक एसिड के बारे में खुद से डिसाइड करना है कि वो एसिड उसने अपने पास कितना अर्सा यूज करना है। सपोज कि जैसा आपने कहा 5 साल, क्या 5 साल के बाद वो एसिड यूजेबल कंडीशन में नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों भाई, 5 साल तो आपने कहे,
जैसे ही 5 साल बाद आप उसको सेल करोगे, क्या दूसरा जो भी पर्सन लेकर जाएगा क्या वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा? आपने ये नहीं देखना कि उसने कितना अर्सा यूज करना है। एसिड की यहां पर यूजफुल लाइफ से मुराद है कि हम किसी भी एसिड को अपने पास कितने अरसे के लिए रखेंगे, उसे कहा जाता है एसिड की यूजफुल लाइफ। ऑलराइट, ये 5 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, ये 10 साल भी हो सकती है। इवन के जरूरी नहीं कि लाइफ इन ईयर्स हो, ये जरूरी नहीं है। एसिड्स की नेचर को देखा जाता है। जैसा कि अगर आप लोग गाड़ी परचेज करने के लिए जाओ ना, साथ में आप ये देखोगे कि ये मॉडल कौन सा है। सपोज आपको मॉडल मिला 2018, आपने कहा 6 साल हो गए हैं इस गाड़ी को लिए हुए, इस गाड़ी को बने हुए 6 साल हो गए हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूं कि आपके पास सेम मॉडल की 2 गाड़ियां मौजूद हैं, आपने एक गाड़ी परचेज करनी थी, सेम मॉडल की 2 गाड़ियां मौजूद हैं, दोनों 2020 में इशू हुई थी, दोनों 2020 में इशू हुई थी। एक गाड़ी एक प्रोफेसर के पास थी और वो सिंपली अपने घर से कॉलेज या कॉलेज से घर आता जाता था, बस इतना उसका इस्तेमाल था। और दूसरी गाड़ी ये उबर क्रीम वगैरह के ऊपर चलती थी। आज उन दोनों गाड़ियों को 4-4 साल पूरे हो गए, आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे? अच्छा, जो ऊपर पे चलती थी ना, उसने उसकी कीमत भी 3 लाख रुपए सस्ती रखी हुई है, अब कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे? क्यों? दोनों की लाइफ बराबर है, कलर भी दोनों का सेम है, कंपनी भी दोनों की सेम है, हालांकि दूसरी गाड़ी 3 लाख रुपए सस्ती भी मिल रही है। लेकिन आप ना सिर्फ उसको इन टर्म ऑफ इयर्स देखोगे, आपने ये भी देखना है कि भाई इसकी किलोमीटर ड्राइव कितनी है। अब सबसे पहली चीज, जब गाड़ी लेने जाते हैं आप कहते हैं मॉडल कौन सा है, दूसरा कितने किलोमीटर चली हुई है। अब देखें, जो एक प्रोफेसर के पास थी ना, वो मैक्सिमम 15 से 20 हजार किलोमीटर चली हुई होगी, और जो इन ड्राइव क्रीम वगैरह पे चलती रही वो 1 लाख किलोमीटर चली हुई होगी। आपने ऊपर क्रीम वाली इस वजह से गाड़ी नहीं ली कि उनके उसका इंजन 1 लाख किलोमीटर चल चुका है। अब उसकी लाइफ आप इन टर्म्स ऑफ ईयर्स नहीं देख रहे, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स देख रहे हैं। तो एसिड्स की लाइफ जरूरी नहीं कि आपने इन ईयर्स में देखनी है, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट प्रोडक्शन भी हो सकती है। कि आपको ने एक प्लांट एंड मशीनरी लिया तो वहां पर उनकी कैपेसिटी बता दी जाती है कि भाई ये प्लांट एंड मशीनरी 5 मिलियन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगा आपको इन एफिशिएंट वे, उसके बाद की गारंटी नहीं। अब उसकी लाइफ, अब देखो 5 मिलियन नंबर ऑफ यूनिट पहले ही साल चाहे कंप्लीट कर दो, चाहे 5 मिलियन नंबर ऑफ यूनिट कंप्लीट करने में आप लोगों को 5 साल लग जाए, उसकी लाइफ 5 मिलियन नंबर ऑफ यूनिट्स है, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स नहीं है। अब आपने सिर्फ यूनिट के मुताबिक लेके चलना है। तो ये चीजें एसिड टू एसिड वेरी करेंगी, तो क्वेश्चन में ये चीजें बता दी जाती हैं कि आपने इस एसिड की लाइफ को इन ईयर्स लेना है, इन यूनिट्स लेना है, या इन किलोमीटर्स लेना है, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यूजफुल लाइफ होती क्या है कि किसी भी एसिड को हम अपने पास कितना अरसा यूज करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ये नहीं कि जब वो इशू हुआ। अब आप लोग सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो, वो पहले 5 साल चल चुकी है, मजीद 5 साल आपने उसको ड्राइव करना है। आप उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल नहीं लिखोगे, आपने 5 साल ही लिखनी है कि भाई आप उसको कितना अर्सा यूज करोगे। ऑल राइट, नेक्स्ट, अब बात आती है डेप्रिशिएबल अमाउंट की। ये चीज समझने वाली है। हमने अब तक सिर्फ कॉस्ट पढ़ी थी, हम लोगों ने अब तक सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पढ़ी थी। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कॉस्ट इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता। कैसे? मुझे एक बात बताएं कि भाई आपके पास एक गाड़ी है, आपने गाड़ी परचेज की सपोज के 20 लाख रुपए की, आपको एक गाड़ी मिल गई, आपने उसको 5 साल यूज किया, क्या 5 साल के बाद वो गाड़ी मुफ्त में जाएगी?
या कुछ ना कुछ वैल्यू देकर जाएगी? कोई एस्टिमेट करो वैल्यू 5 साल के बाद जो गाड़ी आपने 20 लाख रुपए की ली थी वो कितने में आप सेल करोगे? 5 लाख की करेंगे, सपोज के 5 लाख रुपए में सेल हो जाएगी। अच्छा अब देखो भाई 20 लाख में से 5 लाख रुपए तो आपका एक एस्टिमेट था ना कितने में सेल हो जाएगी, तो डिफरेंस कितने का आया है? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट 15 लाख रुपीज है। वो 5 लाख तो आपको वापिस हो गए, वो थोड़ी ना डेप्रिशिएट हुए हैं, ऐसा ही है ना। तो बेटा जो अमाउंट डेप्रिशिएट ही नहीं हुई तो मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूं? तो पूरी कॉस्ट तो गई ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जब अपने पास कोई एसिड परचेज करते हो, आपको पता है मेरा ये एसिड 20 लाख रुपए का है, इसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए में, इसमें वो सारी कॉस्ट शामिल हो चुकी है जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गई है। अब जिस दिन आप किसी भी एसिड को अपने पास इनिशियली रिकॉग्नाइज करोगे उस दिन आपने 2 काम करने हैं, बल्कि 3 काम करने हैं आपने। एक तो उसकी यूजफुल लाइफ को आपने एस्टिमेट करना है कि भाई इस एसिड की यूजफुल लाइफ क्या है, आपने इस चीज को एस्टिमेट करना है, या आपने खुद से डिसाइड करनी है कि ये एसिड आपके पास कितने अरसे के लिए रहेगा। दूसरी चीज जो आपने एस्टिमेट करनी है कि इस यूजफुल लाइफ के एंड पर जब मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो ये कितने में सेल हो जाएगा, आपने ये चीज एस्टिमेट करनी। जैसे अभी मैंने आपसे कहा 5 लाख रुपए, ये हमने कहा कि जब हम उसको सेल करने के लिए जाएंगे तो 5 लाख रुपए में सेल हो जाएगा, तो उससे हमें डेप्रिशिएबल अमाउंट का आइडिया हो जाता है। तीसरी चीज कि हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, और उसके लिए आपने देखना है कि डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने सिस्टमैटिक एलोकेशन के लिए 4 मेथड्स रखे हैं, आपने उन चारों में से चूज करना है इसमें से कौन सा मेथड अप्लाई करूं। तो आपने एक तो ये देखना है कि डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा होगा, दूसरा आपने देखना है कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ उसकी वैल्यू क्या होगी, तीसरा आपने देखना है कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी। ऑल राइट। अच्छा अब देखें, इनको बेस बनाकर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना होगा। अब आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इन चीजों का। कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। हमेशा याद रखिएगा कि जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन हमेशा आपके पास एक एक्सपेंस है दैट मैचेस द कॉस्ट ऑफ आवर नॉन करंट एसेट्स टू द बेनिफिट्स अर्न्ड फ्रॉम इट्स ओनरशिप। क्या मतलब बेटा, अगर हमारे पास एक गाड़ी मौजूद हो तो लाजमी बात है उस गाड़ी ने हमें बेनिफिट्स देने, अगले 1 साल तक वो बेनिफिट देती रहेगी। हमारे पास एक बिल्डिंग मौजूद हो जिसमें हम लोग रहते हो तो वो भी हमें बेनिफिट दे रही है। किस चीज के बेनिफिट? कि मुझे अब रेंट नहीं पे करना पड़ रहा। तो एक बेनिफिट मिल गया ना आप लोगों को। गाड़ी बेनिफिट दे रही है किस चीज के? कि भाई अपनी गाड़ियां ना तो सिर्फ पेट्रोल डलवाता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, अदरवाइज उबर क्रीम वगैरह पे जाएं हम लोग तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। लेकिन इन बेनिफिट्स के अगेंस्ट आपका वो जो एसेट है वो अपनी वैल्यू को भी कम कर देता है। कि आपके पास अगर एक गाड़ी आज आपने 20 लाख रुपए की परचेज की, 1 साल के बाद क्या वो 20 लाख रुपए की होगी? उसने आपको बेनिफिट्स दिए, उसकी लाइफ थोड़ी सी गुजरी तो अब वो 20 की नहीं है, मे बी वो 18 लाख रुपए की हो 1 साल के बाद। तो वो जो वैल्यू के अंदर डिक्रीज आया है उसको यूज करने के अगेंस्ट उसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहा जाएगा। कि 1 साल में करंट ईयर में इस एसिड की वैल्यू में डिक्रीज कितना आया है वो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाकर हम लोग चार्ज कर देंगे। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अच्छा फिर देखें, कहते it is calculated so that a business recognizes the full cost associated with the non-current assets over the entire period that the asset is used। और यही एक्सपेंस आपने उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के तौर पे जाके रिकॉर्ड करते रहना है। नेक्स्ट देखिए, कहता है इन इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income over the life of the asset. This may be several years. तो यूजफुल लाइफ आपके पास 5 साल, 7 साल, 10 साल कुछ भी हो सकती है। तो जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है, हर साल आपने उसकी कॉस्ट में से थोड़ी थोड़ी अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को एज एन एक्सपेंस चार्ज करते रहना है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें टर्मिनोलॉजीज। तो कहते हैं डेप्रिसिएशन में मैंने आपको पहली चीज बताई, क्या? डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी? जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि 20 लाख रुपए की गाड़ी 5 साल जो उसको लाए, उसके बाद 5 लाख की सेल हो जाएगी, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 15 लाख रुपीज। तो वो 15 लाख कैसे आया? जब हम लोग उसकी कॉस्ट में से उसकी रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी। जब हम लोग, अब आपने मुझसे पूछा सर व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट, मैंने आपसे कहा कि बेटा एसिड की अगर कॉस्ट में से उसकी रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दो तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी। आपने कहा अच्छा गुड हो गया, अब आपको ये नहीं पता रेजिडुअल वैल्यू क्या है। हालांकि कॉस्ट आप लोग सीख चुके हो कि कॉस्ट क्या है, इसके ऊपर तो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं कि भाई किसी भी एसिड की कॉस्ट क्या है। लेकिन आप डेप्रिशिएबल अमाउंट सीखने गए थे और नई टर्मिनोलॉजी आपका इंतजार कर रही थी, कौन सी? अब पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रेजिडुअल वैल्यू क्या है। बेसिकली ये रेजिडुअल वैल्यू वही 5 लाख रुपए है जो यूजफुल लाइफ के एंड पर आपका एक एस्टिमेट था कि भाई मेरा एसिड इतने में सेल हो जाएगा। बेटा रेजिडुअल वैल्यू जिसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या फिर सॉल्वेज वैल्यू, ये इसके 3 डिफरेंट नेम्स हैं हमारे पास, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या फिर सॉल्वेज वैल्यू। ये अपने पास आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप और सॉल्वेज वैल्यू। क्या होती है? ये आपका इनिशियल एस्टिमेट होता है। इनिशियल एस्टिमेट, इनिशियल क्यों कहा मैंने? कि जिस दिन आप एसिड को अपने पास रिकॉग्नाइज करते हो एट कॉस्ट, उसी दिन आपने ये एस्टिमेट लगा लेना है कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या है। और दूसरा, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो एसिड कितने में सेल हो जाएगा, उसको रेजिडुअल वैल्यू कहा जाता है। तो देखिए, इज ऑफ एन एसिड इज द एस्टिमेटेड अमाउंट, मतलब कंफर्म नहीं। कंफर्म कब होगा? जब उसकी लाइफ एंड हो जाएगी और मैं उसको सेल करने जाऊंगा, तब कंफर्म होना है। लेकिन अभी के लिए वो मेरा एक अंदाजा है, मेरी एक जजमेंट है, तो इसीलिए इसको एस्टिमेटेड अमाउंट कहा जाता है। दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसिड after deducting estimated cost of if the acid were already of the age and in the condition expected at the end of its मतलब जब वो एसिड अपनी यूजफुल लाइफ कंप्लीट कर चुका हो तो आपने एक एस्टिमेट देना है कि ये एसिड कितने में सेल हो जाएगा। उसमें से अगर आपको उसके कोई सेलिंग एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़े, देखिए एसिड को सेल करने के लिए भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो कहते हैं वो आपने उसमें से लेस कर देने हैं। और उन वैल्यूज की प्रेजेंट वैल्यू देखो, करंटली ऑब्टेन, क्योंकि ये वैल्यू तो आपको 5 साल के बाद मिलनी है ना। 5 साल के बाद की वैल्यू की आज देखो वर्थ कितनी है, मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। तो फिर देखो आपके पास जो एस्टिमेटेड अमाउंट होगी वो क्या कहलाती है? रेजिडुअल वैल्यू। आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में सिंपली गिवन होगा द रेजिडुअल वैल्यू इज ₹500,000, बस जो गिवन होगा जाके यूज कर लेना। गॉट इट?
ये जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए इतना सब कुछ लिखा हुआ है, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको रेजिडुअल वैल्यू बताई जाएगी। ओके हो गई ये बात। नेक्स्ट नेक्स्ट जब इसको डिस्कस करने लगे थे तो हमारे पास कौन सी नई टर्मिनोलॉजी आ गई? तो कहते हैं यूजफुल लाइफ क्या होती है? तो कहते हैं यूजफुल लाइफ को दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा पीरियड है ओवर विच एन एसिड इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी, मतलब इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, कि ये एसिड हमारे पास कितने साल तक अवेलेबल रहेगा और हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, उसे किसी भी एसिड की यूजफुल लाइफ कहते हैं। फिर कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कि 5 मिलियन नंबर ऑफ यूनिट जो आपको प्लांट या मशीनरी प्रोड्यूस करके देगा। ये गाड़ी 1 लाख किलोमीटर तक सही चल सकती है, 1 लाख किलोमीटर के बाद इंजन की कोई वारंटी नहीं होती, इसीलिए इसको 1 लाख किलोमीटर तक रखा जाता है। फिर कहते हैं और सिमिलर यूनिट्स, तो जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन देखो, अब गाड़ी ने क्या प्रोडक्शन करके देनी है, तो उसके लिए प्रोडक्शन नहीं देखेंगे, उसके लिए किलोमीटर, तो इसलिए कहते हैं सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिड बाय एन एंटिटी। ऑलराइट, ये इसकी यूजफुल लाइफ आ गई। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, किसको? डेप्रिसिएशन को। क्या मतलब? क्या अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मैंने आज के दिन एक एसिड लिया, इसको 1 साल कंप्लीट हुआ, मैंने उसके ऊपर 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो वो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन उसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर दूंगा। नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, और वो 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को दूसरे साल चली गई, लेकिन टोटल में कितना डेप्रिशिएट कर चुका हूं? 4 लाख रुपए। वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि हर साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड करते जाओ तो आपको मिलेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बात समझ आ गई सब बच्चों को? देखें क्या कहता है, कहते हैं इज द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टू डेट, कि आज तक मैं इन टोटल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूं। तो पहले साल में भी 2 लाख, दूसरे साल में भी 2 लाख, तो आज तक टोटल कितना कर लिया? अगर तीसरे साल के एंड पर जाऊंगा 6 लाख रुपए, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी। कहते हैं इसको कैमुलेट कर दें ऑन अ नॉन करंट, दिस इज कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट। एक और भी कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट आपने पढ़ा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट था आपके पास चैप्टर नंबर 5 बैड एंड डाउटफुल डेट्स में। तो यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है। क्या मतलब? कि जब आप लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपने नॉन करंट एसिड्स की वैल्यू लिखने के लिए जाओगे तो आप वही वैल्यू नहीं लिखोगे जो उसकी कॉस्ट थी। क्या मतलब? अगर मैं कहूं कि 20 लाख रुपए का मेरा एक एसिड है, फर्स्ट ईयर मैंने उसके ऊपर 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, मतलब मैंने कहा डिक्रीज इन वैल्यू 2 लाख रुपीज एक्सपेंस आउट कर दिया, तो क्या वो मेरा एसिड क्या आज भी 20 लाख रुपए का है? कितने का है? तो 18 का जाके लिखो ना। कैसे आएगा 18? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब दूसरे साल जाऊंगा 2 लाख रुपए की मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज करती, वो 2 लाख रुपए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है? तो अब कॉस्ट में से 4 लाख माइनस करो, 16 लाख रुपए का आपका एसिड है। ऑल राइट, कि आपने कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट इसीलिए है कि जब अब आप लोगों को याद होगा कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स में भी एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने एडजस्टेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता था वो लेस कर देते थे। तो बेटा यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही अपने नॉन करंट एसिड्स के टोटल बैलेंस में से जो एट द एंड ऑफ द ईयर हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस लेस कर देना, तो जो अमाउंट बाकी बचे
उसके ऊपर जाके रिकॉर्ड करना है। ये बात क्लियर हो गई। और उस अमाउंट को कहा जाता है कैरिंग। वो जो आप लोगों ने 18 लाख 16 लाख कैलकुलेट किया, वो क्या कहलाएगी? उस एसिड की कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट का क्या फार्मूला बन रहा है हमारे पास? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऑल राइट, देखिए कैरिंग अमाउंट ऑल्सो कॉल्ड नेट बुक वैल्यू, NBV, नेट बुक वैल्यू, और रिटर्न डाउन वैल्यू। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू को हम लोग WDV ऑफ एन एसिड कहते हैं, या फिर NBV, या फिर CA, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसिड। क्लियर? तो जब भी आपको मिले कि WDV ऑफ एन एसिड, तो समझ लेना कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। ये उस एसिड की कॉस्ट नहीं है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो चुकी है। अब देखिए, इज द अमाउंट एट विच एन एसिड इज प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ। तो आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अपने नॉन करंट एसेट्स को उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड, किस पर रिकॉर्ड करना है? उसकी कैरिंग अमाउंट के ऊपर। आई होप कि आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी समझ आ चुकी होंगी। जल्दी से एग्जांपल नंबर 4 को पढ़ें और इसका सॉल्यूशन देखें कि आप लोगों को समझ आ रहा है इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत सिंपल सी थी। बस आप लोगों ने सिर्फ से बताना था कि भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द अबव एसिड, वो हमारे पास क्या है। देखो, कहते हैं एन एसिड कॉस्ट ₹100,000 एंड कैन बी इजीली यूज्ड फॉर 10 साल तक वो इजीली यूज हो सकता है। बस उसमें इतनी कैपेसिटी है। जैसे गाड़ी को देखा जाए तो गाड़ी भाई 10 साल तक आराम से इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद बेनिफिशियल जितने मर्जी चलाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी इंटेंड्स टू यूज द एसेट फॉर। तो हम लोगों ने ये नहीं देखना कि भाई वो एसिड कितने अरसे तक यूज हो सकता है, वो उसकी यूजफुल लाइफ नहीं है। हमने ये देखना है कि हम उसको कितना अर्सा यूज करेंगे, वो उसकी यूजफुल लाइफ है। तो इस एसिड की हमारे पास यूजफुल लाइफ क्या होगी? तो ये हमारे पास इसकी यूजफुल लाइफ है। फिर अपनी यूजफुल लाइफ के बाद ये एसिड कितने में सेल हो जाएगा, ये कहलाती है इसकी रेसिडुअल वैल्यू। तो देखिए, 1 लाख रुपए का एसिड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स 40,000 रुपए में सेल हो जाएगा। तो डेप्रिशिएट कितना होगा इन टोटल? तो वही जो अमाउंट है 60,000 कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, वो कहलाती है उसकी 60,000 रुपीज। ऑल राइट। अच्छा, अब देखिए बेटा, अब हमने चलना है सिस्टमैटिक एलोकेशन की तरफ, मतलब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। और वो है हमारे पास सबसे पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये रहा, इसको WDV मेथड भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV मेथड। द थर्ड वन इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड भी इसे कहते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड। द लास्ट वन इज सम ऑफ डिजिट्स मेथड। तो इन तमाम मेथड्स को हम लोगों ने 1 बाय 1 जाकर डिस्कस करना है। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है? बहुत सिंपल मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, नाम से जाहिर है कि हर साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को स्ट्रेट रखो, मतलब इक्वल रखो, कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाके चार्ज करो। ऑलराइट। कि अगर आपको लगता है कि पहले साल 10,000 रुपए का एक्सपेंस है,
तो दूसरे साल भी 10 है, तीसरे साल भी 10 है, उसकी यूजफुल लाइफ के एंड तक हर साल 10,000 रुपए का फिर एक्सपेंस चार्ज करो। इसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, इन दिस मेथड द डेप्रिशिएबल अमाउंट इज, अब क्या होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट? डेप्रिशिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। बेटा डेप्रिशिएट अब इसमें होनी है, कॉस्ट ने नहीं होना डेप्रिशिएट। कॉस्ट उस टाइम पर डेप्रिशिएट होगी जब रेजिडुअल वैल्यू 0 हो। कॉस्ट उस टाइम पर डेप्रिशिएट होती है जब रेजिडुअल वैल्यू, तब बेटा डेप्रिशिएबल अमाउंट उसकी कॉस्ट के इक्वल ही होती है, कि कॉस्ट में से कुछ लेस करना ही नहीं है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट के इक्वल आ जाती है। अदरवाइज हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है वो कॉस्ट के ऊपर नहीं करना, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर करना है। बात क्लियर? इज चार्ज इन equal amounts to each reporting period over the expected useful life of the। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह से कि आप लोगों ने ना अपना 1 लाख रुपए का एक एसेट लिया, ऊपर वाली एग्जांपल, ये जो एग्जांपल नंबर 4 हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी, 1 लाख रुपए का आपने एसेट लिया, आपने कहा कि 40,000 रुपए इसकी रेजिडुअल वैल्यू, तो मतलब आप टोटल उसको डेप्रिशिएट कितनी अमाउंट से करेंगे? कितना डिक्रीज इन वैल्यू आ रहा है? 60,000। लेकिन ये डिक्रीज इन वैल्यू कितने अरसे में आ रहा है? 6 साल में। तो अब आपने क्या करना है कि इक्वल प्रोपोर्शन के साथ 6 इयर्स तक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करो। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करें? 10,000। अब पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल भी 10,000, तो जब 60 ईयर पे पहुंचोगे तब भी 10,000, तो 6 सालों में कितना डेप्रिशिएट कर चुके होगे? 60,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, और इक्वल अमाउंट से हुआ है। इसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बना हमारे पास? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, ये आपके पास इसका फार्मूला बन। क्या ये बातें क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट जरा देखें, ये है आपके पास एग्जांपल, 1 लाख रुपए का आपका एसेट है, 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है द एंटिटी ईयर एंड इज, और हमसे क्या पूछा गया, हमने क्या बताना है उसे? कहते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन में आपको हमेशा बता दिया जाएगा कि आपका डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, आपने खुद से जजमेंट नहीं करनी, आपको क्वेश्चन में बता देंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करते हुए कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड कैरिंग अमाउंट, मतलब WDV, along with accumulated depreciation for the year 2021 to 2025। तो क्या एसेट के 5 साल पूरे नहीं हो गए? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, मुझे एक बात बताएं कि आज मैंने एक एसेट लिया जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है। सेकेंड ईयर में कोई मुझसे पूछे कि यार ये एसेट तुमने कितने का लिया था, तो क्या मैं उसको जाके WDV बताऊंगा? क्या कहूंगा? भाई 1 लाख। अच्छा, किसी ने चौथे साल मुझसे पूछा कि यार ये एसिड तुमने कितने का लिया था, तो बेटा कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप लोग 21 में हैं, 22 में हैं, 3 में हैं, 4 में हैं, 5 में हैं, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आना। लेकिन ये बात भी याद रखो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होती। क्लियर? क्लियर? अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। भाई बहुत सिंपल था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि उसने कहा कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल अमाउंट से जाएगा। कितना? 10,000।
कॉस्ट ऑफ, सॉरी 100,000 कॉस्ट ऑफ एसिड आ गई, माइनस रेसिडुअल वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज, बेटा हर साल 18,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को जाके चार्ज करते होते, कोई मसला? मुश्किल चीज है ये देखो उसने यही किया। कहता है जो एनुअल डेप्रिसिएशन है आप लोगों के पास वो हर साल कितनी अमाउंट है, कोई चेंज नहीं आया, इक्वल अमाउंट, तो स्ट्रेलैंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा अब आगे सुने, उसने साथ में कहा है कि मुझे बताओ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसिड को कितनी वैल्यू पे रखोगे, लेकिन कहता है साथ में मुझे उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी बताओ। तो भाई क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्या होती है, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करते जाओ। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी वही होगी, कोई इशू किसी को? अच्छा दूसरे साल 36, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल, ऑल राइट। अच्छा आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या थी, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या थी 90,000, डेप्रिशिएबल अमाउंट 100,000 लेस 10,000, 90,000। मतलब आप ये कह रहे थे कि अपनी टोटल लाइफ के अंदर हमारा ये एसिड इन टोटल कितना डेप्रिशिएट कर जाएगा ना। तो देखो एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर की आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल होगी, लास्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल होती है। ये बात अपने पास नोट कर लें, accumulated depreciation at the end of useful life is equal to the depreciable amount of an asset. Accumulated depreciation at the end of useful life of an asset is equal to the depreciable amount of an asset. क्लियर? अच्छा देखें भाई हर साल कॉस्ट इक्वल है 100,000। अब आप लोगों ने जो WDV फाइंड करनी है, WDV या कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस, भाई 1 लाख रुपए का एसेट पहले साल 18,000 रुपए से डेप्रिशिएट हुआ तो कितने रुपीस का बच गया, 82,000 का। क्लियर? तो 2021 में आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस जाएगा 18,000 रुपए का, और आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपका नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड होगा 82,000। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट ईयर कॉस्ट 100, लेकिन बेटा मैंने आपसे कहा था कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करनी है, तो कॉस्ट 100 लेकिन अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आंसर 64। तो सेकंड ईयर में आपका नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड होगा एज नॉन करंट एसेट कितना, 64,000। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में और लास्ट ईयर में। और क्या आपने यही नहीं कहा था कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आपके एसिड की वैल्यू 10,000 रुपए होगी? कैसा नहीं है? तो क्या मैं यहां पे ये कह दूं कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड its carrying amount is equal to its residual value? ये दूसरी स्टेटमेंट है जो आप अपने पास लिख लें कि at the end of useful life of an asset its carrying amount is equal to its residual value. ऑल राइट, ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को?
at the end of useful life of an asset, its carrying amount is equal to its residual value. Okay, that's all for today. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।